भारत के जो फार्म सेक्टर और डेयरी सेक्टर के जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस कर लिया गया है और उनको प्रोटेक्ट कर लिया गया। लेकिन उसके बाद से भी मुझे पता चल रहा है कि साहब कि पंजाब में फिर से एक कुछ हो रहा है, आंदोलन की रूपरेखा रची जा रही है और हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं कि साहब सेल आउट कर दिया और किसानों को मार दिया, डेयरी वालों को मार दिया, इत्यादि इत्यादि। तो वस्तु स्थिति क्या है? और चूंकि इन फार्मर लीडर्स के साथ में आपको काफ़ी जानकारी है और आपको अंदर की बातें भी पता है, तो ज़रा इसके बारे में विस्तार से बताएं। सर, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, आपको पता ही है और दर्शकों को भी पता है कि एक काफी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है ट्रम्प साहब से डील करना। और भारत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये और पिछले डील हो भी जाए तो कितने दिन वो टिकेंगे अपनी बात पे, उसका भी कोई भरोसा नहीं। तो इसीलिए सर अब सबसे बड़ी दुविधा सरकार की ये है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पिछले फरवरी से ही आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन चल रहे थे और लगातार ट्रम्प साहब की तरफ से तरह तरह के बयान आ रहे थे और उसका ये था कि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए कि किसी तरह से भारत अमेरिका की शर्तों को मान ले। और भारत ने एक स्टैंड ले लिया था कि भाई हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आपको याद होगा, और मैंने अपने चैनल पे कई बार इस वीडियो में अपने चैनल के एनालिसिस में बोला है, ट्रंप का एकमात्र उद्देश्य है भारत का बाजार। उनसे भारत को कुछ नहीं चाहिए और जो चाहिए होगा वो उनके पास ऑप्शन है। तो उनको कोई मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूरियां हैं। क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा है और हमें चाहिए डॉलर। और डॉलर के लिए हमें डॉलर करेंसी में उन सब जगह ट्रेड करना पड़ेगा जहां से हमें डॉलर मिल सके। आज स्थिति ये हो गई है कि हमें, जब ये ट्रेड डील नहीं हो रही थी तो आपने देखा होगा रुपए का डिवेल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि हिंदुस्तान का इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट में ग्रोथ नहीं दिख रही है, और दिख रही है तो वो नॉन डॉलर डोमेन में दिख रही है। कहने को हम बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन दो चीजें जो जनता को परेशान कर रही थी, मार्केट्स को परेशान कर रही थी, एक तो डिवेल्युएशन और दूसरा स्टॉक मार्केट में जिस तरह से पैसा निकल रहा था और एफडीआई नहीं आ रहा था। ये तीन वाइटल पैरामीटर थे। हम जितना भी बोल रहे हैं जीडीपी में हम 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार उन कहानियों को विश्वास में नहीं लेता है। अब सवाल इस बात का है कि क्या किया जाए। तो भारत सरकार की तरफ से लगातार प्रयास था कि कोई डील हो। ट्रंप को भी पॉलिटिकली दुनिया को ये दिखाना था, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिखाना था, देखो मैंने भारत से डील कर ली, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसी बड़ी शक्ति थी जिसमें ट्रंप साहब हाथ नहीं डाल पा रहे थे। तो उनको ये दिखाना बहुत जरूरी था और उसके चक्कर में वो लगातार भारत पे दबाव बढ़ा रहे थे। भारत अपने आप को इसलिए इंसुलेट नहीं कर पाया जैसे चाइना ने किया, क्योंकि हमारे पास कुछ देने को टेक्निकली है ही नहीं। और जब देने को कुछ नहीं है तो आपकी बार्गेनिंग पावर क्या होगी। तो एक वर्केबल कॉम्प्रोमाइज भारत सरकार ने निकाला है। तो ये जो डील है ये बेसिकली मेरे हिसाब से एक वर्केबल कॉम्प्रोमाइज है। क्योंकि अगर आप डील नहीं करते तो समस्याएं थी, अगर आप सारी बातें ट्रंप की मान लेते तो और भी बड़ी समस्याएं थी। तो दोनों तरफ से ये बात हुई। अब जो मुद्दा इंपॉर्टेंट उठ के आ रहा है कि किसान नाराज हैं, उसका कारण बहुत सिंपल है सर। क्योंकि जिस तरह से इस डील की जितने भी अभी रूपरेखा सामने आई है, जो फ्रेमवर्क सामने आया, वो बहुत ही एम्बिगुअस है, उसमें कोई बात क्लियर नहीं है। और जब क्लैरिटी नहीं है तो स्टेटमेंट में आज की तारीख में सबको ये लगता है कि जिस तरह से ट्रंप ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं भारत सरकार पे बहुत ज्यादा दबाव ना हो, तो क्यों ना हम पहले ही सरकार को सचेत कर दें कि भैया ये मत करना, नहीं तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये एक तरह से दबाव की राजनीति है, क्योंकि सच्चाई ना उनको पता है ना किसी को पता है। अभी तो वो ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन में जाएगा, या मैं कहूं कि अगर गला चला भी गया है तो अभी उसकी फाइन ट्यूनिंग होना बाकी है। नहीं तो सरकारें
भारत सरकार करे ना करे, ट्रम्प साहब तो कभी घोषित कर दिए होते कि देखो हम इतना बड़ा भारत का बाजार कब्जा कर रहे हैं। वो तो रुकते नहीं, उनके अपने पॉलिटिकल कंपल्शन है इस समय। तो अब स्थिति ये है कि अभी डिटेल किसी के पास नहीं है, जो फ्रेमवर्क आया है उसको लेकर सारे आर्ग्यूमेंट सामने आ रहे हैं, और ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और तो यही कारण फ्रेमवर्क में और जो भी डिटेल्स आए हैं उसमें तो जो पेंशन्स की गई हैं चीज़ें, वो तो फ्रूट्स एंड नट्स, ट्री नट्स, इस तरह की चीज़ें हैं। केवल एक वो आपके वो डीडीजी जो है उसको लेके कुछ बातें चल रही हैं, थोड़ा सा डिस्क्वाइट है। तो ये डीडीजी क्या है साहब, और इसके लिए क्यों थोड़ा सा फार्मर्स यूनियन जो है वो आवाज़ें कर रही हैं? सर, डीडीजीएस की जो आप बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बनता है जब हम इथेनॉल बनाते हैं, और तो जो बच जाता है फर्मेंटर में, जब आप इथेनॉल निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम हिंदुस्तान में डीडीजीएस बनाते हैं, हम मक्का से बनाते हैं, चावल से बनाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमें ये सामने, जब इथेनॉल बनने के बाद जो नीचे सॉलिड बच जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स एंड सॉल्यूबल्स, इसका मतलब ये है कि जो डिस्टिलरी में जो ग्रेन बच जाता है, जिसको हम सुखा भी देते हैं, और उसमें जितने भी हम प्रोडक्ट्स डालते हैं फर्मेंटेशन में, चाहे उसमें कल्चर है, ईस्ट है, जो भी है, वो सब उसमें मिक्स रहता है। और वो जो प्रोडक्ट आता है, वो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से तो हमने इथेनॉल बना लिया। अगर मैं उसकी थोड़ी केमिस्ट्री बताऊं, तो आपने देखा होगा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट या फर्मेंटेबल क्रॉप्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसी से इथेनॉल बनता है। क्योंकि ईस्ट की ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बोहाइड्रेट है, दैट एक्ट्स एज ए एनर्जी सोर्स, और ईस्ट उस एनर्जी सोर्स को कन्वर्ट करता है इथेनॉल में। ये सिंपल बायोकेमिस्ट्री प्रोसेस है। अब हो क्या रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो काफी हद तक इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि जब ग्रेन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कम हो जाती है, तो फाइबर और जो प्रोटीन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसीलिए जो डीडीजीएस है वो प्रोटीन रिच सब्सटेंस है। और आपको पता है कि एनिमल के अंदर हम अगर ग्रोथ की बात करते हैं, तो प्रोटीन कंजम्पशन एनिमल के लिए ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि एनिमल को प्रोडक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, चिकन है, एग है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एक्वाकल्चर है, पिगरी है, बाकी जो भी है। तो लाइव स्टॉक को अगर हम प्रोटीन रिच प्रोडक्ट देते हैं, तो इससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और हेल्थ इंप्रूव होती है, क्योंकि प्रोटीन उनको भी चाहिए। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि जानवरों को इंसान से ज्यादा अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ खाते हैं और काम करते हैं, आराम से बैठते हैं। जानवर को प्रोडक्शन भी करना है, उसको दूध भी देना है, अंडा भी देना है, अपनी बॉडी का मेंटेनेंस भी करना है। और खुले में रहता है, एयर कंडीशन में तो जानवर रहते नहीं, तो उसके डिजीज या जो क्लाइमेटिक चैलेंजेस है उसको भी एड्रेस करना है। तो एनिमल की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इसीलिए हम लोग हिंदुस्तान में सोया मील खिलाते हैं या मस्टर्ड मील खिलाते हैं, जिसको हम देसी भाषा में खल बोलते हैं, खिलाया जाता है। और खल या अमेरिका, खली बोलते हैं जिसको। हाँ, खली या खल जो भी ऑयल कहें। केक। जी। और अमेरिका के अंदर आपने एक चीज और देखी होगी, पिछले दिनों भी चर्चा हुई थी, कि भाई नॉन वेजिटेरियन मिल्क, उसमें जो स्लॉटर हाउस में वेस्ट निकलता है, वो भी प्रोटीन रिच होता है, क्योंकि होते तो बॉडी पार्ट्स ही एनिमल के। तो वो प्रोटीन रिच होता है, उसको फेंकने की जगह रेंडरिंग करके उसका भी मीट मील या बोन मील बना के फीड में डाल के प्रोटीन रिच करके वहां जो बीफ कैटल्स होती हैं या बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनको खिलाया जाता है। ये पूरा इंटरेस्टिंग प्रोसेस बन जाता है। अब डीडीजीएस का रोल क्या है सर? हमारे यहाँ अभी प्रोटीन सोर्स के लिए ज्यादातर जो किसान इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं सोयाबीन या सोयाबीन की खल, आप बोल सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब डीडीजीएस आएगा, तो सोयाबीन की खल तो महंगी है, क्योंकि सोयाबीन का एमएसपी महंगा है या रेट महंगा है। तो जब सस्ता डीडीजीएस आएगा, तो सोयाबीन की खल के दाम गिरेंगे। दूसरी तरफ सोयाबीन का तेल आएगा, तो हमारे यहाँ जो तेल पैदा होता है उसके दाम गिरेंगे। तो सोयाबीन जो फसल है, उसके तेल और खल दोनों के दाम के गिरने की संभावना है। और सोयाबीन
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑयल सीड क्रॉप। अब अगर वहां पे रेट गिरते हैं तो उसका फिर कास्केडिंग इफेक्ट आता है, बाकी जो ऑयल सीड्स है उस पर परेशानी आएगी। तो ये एक जिसको कहते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो विजिबल है। इसमें मेरा एक दूसरा एंगल भी है जो किसी ने चर्चा नहीं करी। जी मैं ये कह रहा हूं कि जो डीडीजीएस आएगा वो भारत सरकार कम से कम ये तो क्लैरिफाई करे कि वो जीएम होगा या नॉन जीएम होगा। क्योंकि अगर वो नॉन जीएम होता है तो इतनी बड़ी चिंता मुझे नहीं, क्योंकि फिर डीडीजीएस उतना ही मंगाया जाएगा जितनी खपत होगी। हाँ, अगर क्वालिटी अच्छी है और रेट मतलब काफी कम है तो निश्चित रूप से इंपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर ये जीएम डीडीजीएस है, मतलब कि जीएम मक्के से बना हुआ डीडीजीएस है, तो चुनौतियां और गंभीर हो जाती हैं। उसका कारण ये है सर, इस पर मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि मेरे चैनल कि क्या भारत सरकार से यहाँ चूक हो गई है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन ना तो रिटर्न में है ना ओरल है। और मेरा क्लैरिफिकेशन जो सरकार से मैं मांग रहा हूं वो ये कि आप इसको क्लैरिफाई करिए कि ये जीएम है या नॉन जीएम है। क्योंकि अगर जीएम क्रॉप में आता है तो क्या होगा कि फिर आप टेक्निकली जीएम की खली ले रहे हैं एक हिसाब से, जीएम क्रॉप की, जीएम सीड से। अब अगर आप जीएम का डीडीजीएस ले रहे हैं तो कल को मैं ये कह सकता हूं कि मुझे फिर जीएम का सोया डीओसी भी लाने दो। तो जब आप जीएम का सोया डीओसी भी लाने नहीं दे रहे हो तो फिर कोर्ट में आप क्या बोलोगे? सरकार कोर्ट में जाके या डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट में आप जाके क्या बोलोगे कि नहीं, हम जीएम कॉर्न तो अलाउ करेंगे उसका डीडीजीएस, लेकिन हम जीएम का सोया मील अलाउ नहीं करेंगे। ये चुनौती गंभीर हो जाती है, क्योंकि उसको आप डिफेंड कैसे करोगे? अगर हम साइंटिफिक लॉजिक पे जाएं तो आप कह सकते हो कि जीएम हमारी पॉलिसी नहीं है इसलिए हम अलाउ नहीं करते। सब मानेंगे कि भाई पॉलिसी में आप इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मैं जीएम कॉर्न मंगाऊंगा, जो जीएम सोया मील नहीं मंगाऊंगा, तो इसका साइंटिफिक जस्टिफिकेशन क्या है? अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई और प्रॉब्लम है। जीएम तो जीएम है और दोनों में वैरायटी है कि कौन सा जीएम ट्रेट है। या तो आप ये स्पेसिफाई करिए, और वो स्पेसिफाई करेंगे तो फिर आपको उसके लिए भारत के अंदर स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर आपको टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाएगा। और डिफेंड करना उसके लिए भारत सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक मुद्दा है। अब रही बात किसानों की, तो ऑब्वियसली किसान तो वैसे ही दुखी हैं सरकार से कि उनकी सुनी नहीं, उनको पॉलिटिकल माइलेज मिला नहीं। और जो उन्होंने चाहा कि भाई 3 काले कानून, सो कॉल्ड काले कानून हटाने के बाद भी उनको कोई राज्यसभा एमएलए किसी ने भाव नहीं दिया। अब मीडिया भी उनको भाव नहीं दे रहा है। तो अब उनकी दिल्ली तमन्ना है कि वापस कैमरे के सामने कैसे आया जाए।